हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। हेलो अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर की। तो आइए देखते हैं कि इस सैम्पल पेपर में हमारे लिए क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में वो एक एमसीक्यू है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट डैश एंगल। जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने एक स्क्वायर देखा होगा, आई एम श्योर। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट एंगल। राइट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, और पी एल एम एन यानी कि ये जो है ये भी एक पैरेललोग्राम है। राइट। और बड़ा वाला भी जो है वो भी पैरेललोग्राम है। हमें दे रखा है एंगल आर। एंगल आर जो है वो हमें 50 डिग्री दे रखा है। राइट। हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल क्यू। ठीक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो पैरेललोग्राम है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से दो पैरेलल लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है। और हमें पता है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। राइट। तो अगर ये 50 है तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू आएगी 130 डिग्री। ओके। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABCD is a trapezium where AB is parallel to CD। तो यहाँ पर क्या है, AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं और हमें वैल्यू निकालनी है X और Y की। तो जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, अगर हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, राइट, और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये फिर से ऐसे ही होगा कि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जो है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे। तो ये 100 और ये x, अगर आप देखोगे ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो 100 डिग्री हो गई। और ये जो दोनों एंगल है, ये वाला, ये और ये 100, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। तो ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 120 हो गया। 120 और 80, 200, 200 और x 300। तो हमें पता होता है कि चारों एंगल जो है वो 360 डिग्रीज के बराबर होते हैं, और ये तीनों एंगल मिलकर 300 डिग्रीज के हो रहे हैं। तो ये 60 डिग्री का होगा। तो x की वैल्यू आ गई 100 और y की वैल्यू आ गई 60। राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 5a 3a स्क्वायर एंड 7a क्यूब। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो 5 है, 3 है और 7 है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर a स्क्वायर और a क्यूब को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनकी वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमें पता है कि 5 3 ज़ा 15, 15 और 7, 15 7 ज़ार 105। तो 105 तो ऐसे हो गया, करेक्ट। और इसके अलावा हमें लिखना है ए। यहाँ पर ए कितने हैं, 1, यहाँ पर ए कितने हैं, 2, और यहाँ पर ए 3। तो टोटल ए कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 105 ए और 6। अब मैंने यहाँ पर इनको प्लस क्यों किया, ये एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, राइट, एंड इंटू ए की पावर 3। राइट। नाउ द थिंग इज, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। आई एम श्योर कि आपको ये पता होगा कि जब दो बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पर तीनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स, यहाँ पर पावर 1 है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, आप इन तीनों को प्लस करोगे तो ए की पावर 6 हो जाएगी। राइट।
तो अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर जो 5 की पावर -3 है ये नेगेटिव में है पावर, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे होगा, जब हम जो भी नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो पावर जो है वो अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होती है और अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 और इस 5 की पावर 3, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया डिवाइड। तो हमारा जो क्वेश्चन आगे अगला स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 की पावर m, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर 3 एंड और यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2, राइट। ये हो गया। अब डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में बदल दो तो ये जो नंबर है ये उल्टा हो जाएगा। ये भी एक चीज़ होती है, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो क्या करेंगे हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, और जैसे ही ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो इसके अगला जो नंबर होता है, इसको जो जैसे यहाँ पर ये है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, राइट। अपॉन में 1 चला जाएगा, आप लिखना चाहो लिखो वरना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको लिखने से, इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2, राइट। तो अब देखो यहाँ पर बेसिस सेम, तो पावर एडेड, इसका मतलब है m+3, सॉरी यहाँ पर पावर 5 है, प्लीज़ करेक्ट दिस वन, यहाँ 2 नहीं है, ओके। तो अब क्या हुआ, m+3 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये दोनों मिलके इसके बराबर आएंगे, बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर इसके बराबर होंगे। तो बेसिस आर सेम, इसका मतलब ये हुआ कि m+3 जो है वो किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो m की क्या वैल्यू लिखें हम कि वो 5 हो जाए, वो हो जाएगी 2। तो हमें देखना है यहाँ पर 2 क्या है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका C, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। में है 3 ब्रैकेट x+3 विल बी इक्वल टू व्हाट। तो पहले ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 3x, और फिर ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 9। तो 3x + 9 शुड बी द करेक्ट आंसर, ये C, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगर आप देखोगे और तो आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0000000567। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। पहले आपको देखना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कुछ इस तरीके से लिखना, ठीक है। यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही डिजिट आएगा, ये मतलब 10 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर कितने भी डिजिट्स आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 56.7 है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। और ये भी 56.7 है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए यहाँ पर आपका एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, और फिर उसके बाद 2, 3 या एक डिजिट हो सकता है। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे भी हट गए, लेकिन आइए हम सीखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ आएगा, ठीक है। तो इससे इस चीज़ से बचने के लिए कि पॉइंट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करो, आप पहले इस पूरे जो डेसिमल है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा 567, राइट। और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 की पावर 10 हो गया, करेक्ट है।
इसको इसी तरीके से लिखेंगे, है ना। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर पावर जो है इस 10 को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 567 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10, राइट। ये -10 हो गया। अब ये तो 567 है, तो हमें जो लिखना है, हमें लिखना है 5.67। तो जब हम इसको 5.67 लिखेंगे, तो आप देखिए 567 को जब हम 5.67 लिखेंगे, तो इसमें 10 की पावर +2 आएगा। ये जो चीज़ है, ये सिर्फ इसका आंसर है। अभी हमें इसकी बात की नहीं है, हमने सिर्फ 567 को 5.67 में कन्वर्ट किया है, और फिर ये आ जाएगा 10 की पावर -10, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए, वापस से वही आ गया, बेसिस सेम, तो पावर ऐड होगी, राइट। 10 और 10 बेसिस है, तो पावर है 2 - 10, 2 - 10 कितना हो जाएगा, -8। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5.67 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 5.7, 5.67, 10 की पावर -8, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। and y are in inverse proportion, then which of the following is correct? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि if x and y are in inverse proportion, then which of the following is correct? ठीक है, inverse proportion means like अगर एक नंबर, जैसे सपोज कोई भी नंबर है आपके पास, आपने एक नंबर ले लिया 1/5, ठीक है, तो इसका इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब इनके बीच में क्या क्या, इनको माइनस करने के बाद आंसर जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, या फिर x + y, अगर हम इनको ऐड कर दे तो क्या आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, या इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, डिवाइड करने पर। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ही यही है कि ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका आंसर जो है हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है XY विल बी कांस्टेंट। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ग्राफ शीट द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, आई एम श्योर आपको पता होगा, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरह से, राइट। तो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ज़मीन पर लेटी हुई होती है, ठीक है। और जो पोल की तरह खड़ी होती है, ये वर्टिकल होता है, दिस इज वर्टिकल, राइट। तो यहाँ पर बात हो रही है हॉरिजॉन्टल की, और ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। तो आपका करेक्ट आंसर है एक्स एक्सिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3x + 12xy डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू व्हाट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो इसको, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x + 12xy, राइट, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज़ डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। तो ये 3x जो है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। आप चाहो तो इसको, अभी क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, वरना आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3x जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है अपॉन 3x, और फिर बीच में एडिशन का सिंबल है तो हमने प्लस लगा दिया। यहाँ पर 12xy लिखा है तो 12xy लिख दिया, और फिर इसको डिवाइड कर दिया हमने किसे, 3x से, राइट। तो ये 3x और 3x, तो ये तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। ये 3 1s are 3 और 3 4s are 12, ठीक है। और ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा 4y। तो आपका आंसर आएगा 1 + 4y। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 + 4y यहाँ कहीं पर भी नहीं है। सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर शुड बी D, none of these, right?
बढ़ते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हुए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो पहला है, सॉल्व 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। ठीक है। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए। ठीक है, x वाले नंबर्स को एक तरफ ले जाइए, और जो सिर्फ यू नो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम जब रीफ्रेश करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x/3 माइनस 7x/15, राइट। और बीच में इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है और ये 1 इधर गया तो ये हो जाएगा -1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और 3 - 1 तो हमें पता है ये तो 2 के बराबर हो गया, तो ये तो हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पर जब हम 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15। ठीक है, 15 एलसीएम ले लिया, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आया, 5 3 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10x। आई एम श्योर आपको एलसीएम लेना आता होगा, राइट। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x। वेरी गुड। तो 10x में से 7x गए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10x में से 7x गए तो पीछे बचा 3। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। 10x का मतलब यहाँ पर 10 बार x है, x x x x, ऐसे 10 बार x है, और यहाँ 7 बार है। तो 10 बार x है और 7 बार x है, तो कितनी बार x कैंसिल आउट हो गए, 7 बार। तो पीछे कितने x बचे, 3 बार x बचे ना। तो 10x - 7x विल बी 3x/15, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये 2 एज इट इज़ हमने उतार दिया। अब ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x, और ये वहाँ चला जाएगा, तो 2 × 15 = 30, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 30/3, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो आपका करेक्ट आंसर है 10। अब इसका और में भी एक क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। और में जो क्वेश्चन है वो है, वो ज़्यादा आसान है। 2x - 1 = 14 - x। हम वही चीज़ करेंगे, जो x वाले हैं वो एक तरफ कर लेंगे, और जो सिर्फ नंबर्स हैं जो कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ रख लेंगे। तो ये -x उधर जाकर +x हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + x, राइट। और इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आ गया, 14 की जगह 14 आ गया, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, राइट। तो ये 2x + 3x कितने हो जाएंगे, 3x। 2x + x इज 3x, और 14 + 1 इज 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 15/3, विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5, राइट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। तो इसको करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या करेंगे, इस तरीके से वो लेते हैं ना, 1024। ठीक है, फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 512। फिर आप इसको एक बार करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 256। ठीक है, फिर एक बार करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 128। फिर एक बार करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 64। और एक बार फिर करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 32, राइट। और फिर करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 16, और फिर हो जाएगा 8, है ना। 2 से जब करेंगे ये हो जाएगा 8। फिर एक बार और करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर एक बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और एक आखिरी बार और करेंगे, और ये, ठीक है। तो
अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयर्स बनाते हैं, तो पहला पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर और 5 पेयर। तो 5 पेयर बने तो पाँचों में से एक एक निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 2 जार 32। तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 32। वाह। चलिए आगे देखते क्या है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि find the sum of all interior angles of a regular hexagon and also find an exterior angle of a regular hexagon. Okay. तो हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, राइट। और क्योंकि ये रेगुलर है, रेगुलर का मतलब हो गया कि सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स, इंटीरियर सारे एंगल्स इक्वल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें कैसा पता लगेगा कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, ठीक है, इन सभी एंगल्स का। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर 6 एंगल्स हैं और ये 6 के 6 एंगल्स बराबर होंगे आपस में, ठीक है। अब ये कैसे बताए कि इसका सम कैसे हो सकता है? तो इसके लिए अगर आप देखो, आप ऐसे करो कि यहाँ से और यहाँ से इसको इस तरीके से मैं एक क्लियर पिक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये हमारा सपोज कीजिए हेक्सागन है, राइट। अब इस हेक्सागन को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 शेप्स में। देखिए इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री, हम सबको पता है, राइट। इस वाले ट्राइंगल का भी होगा 180 डिग्री, राइट। और एक रेक्टेंगल का या क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री। तो 180 और 180 भी 360 हो गए, और 360 प्लस 360 इसका मतलब है कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का सम होगा 720 डिग्रीज, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो वो ये कह रहे हैं कि हमें बताइए कि एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर हेक्सागन का, उसका मेजर कितना होगा, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। तो इसके वैसे 2 तरीके हैं करने के। आपको पता लग गया है कि जो इंटीरियर एंगल्स है वो टोटल है 720 डिग्रीज के बराबर, राइट। और हमें ये भी पता है कि अंदर कितने एंगल्स हैं, टोटल अंदर एंगल्स है 6। तो आप टोटल को एंगल से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास हर एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। 6 से जब आप डिवाइड करेंगे 720 को, तो इट विल बी 120 डिग्रीज, राइट। अब जैसे अगर ये एंगल 120 है और एक्सटीरियर एंगल की जो ये इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये हमें पता है कि पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमें पता लग गया कि ये जो है 120 है, तो फिर ये कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री। इसी को करने का एक तरीका और भी है, मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई भी शेप हो, चाहे रेक्टेंगल हो या रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो या 7 साइड्स हो, 8 साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल की खास प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सब का जो टोटल है वो हमेशा ही 360 डिग्री होगा, चाहे कितनी भी साइड्स हो, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली यही होता है, जितने साइड्स होते हैं उतने एंगल्स होते हैं। तो अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स टोटल जो है वो 360 डिग्री के हैं, राइट। और हमें ये भी पता है कि बाहर जो एंगल्स है वो कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो जब आप 360 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर जो है वो 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है हमें 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx और 4yz प्लस 9zx माइनस 4y और माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ओके, तो
हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक जो है वो यही है कि आप एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक के नीचे एक लिखिए, ताकि आप उनको आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सके। कैसे? जैसे सबसे पहले ये है तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा। ये हो गया 7xy और प्लस 5yz, राइट। और फिर है -3zx। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें से देखिए, इसमें से एक्स वाई वाला कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। जेड एक्स के पास देखिए कुछ है, जेड एक्स में है 9zx, तो इसका मतलब है कि 9zx हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया 9zx। वाई जेड के नीचे वाई जेड लिख देंगे, यहाँ कितना है 4yz प्लस 4yz, ये लिख दिया। और यहाँ पर है 4y, अब ऊपर 4y नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से 4y जो है लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4y। ठीक है, ऐसे इसको इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके, अब इस वाले को देखिए, यहाँ पर 3xz है माइनस का, तो हम इसको zx और xz सेम ही चीज़ है, ध्यान रखना है। z इंटू एक्स और x इंटू जेड सेम थिंग है। तो माइनस का 3 और xz यहाँ लिख दिया। और x है, लेकिन यहाँ पर कहीं x का नहीं है, केवल x, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 5x। और 2xy है तो -2xy यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितनी आसानी से होगा। 5x और कहीं नहीं है तो 5x की जगह 5x ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 7x में से 2xy गए तो क्या बचा जी? 5xy, तो यहाँ पर आ गया 5x और ये y। ठीक है, अब 5yz और 4yz, 4yz जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 5 प्लस 4 इज 9, तो आपका आ जाएगा 9yz। वेरी गुड। अब -3 और +9, -3 और -3 -6 हो गए, और 9 में से 6 गए तो पीछे बचा 3, तो आप लिखेंगे 3zx लिख लीजिए या xz लिख लीजिए, एक ही बात है। और y से कोई रिलेटेड नहीं है तो आप -4y लिख दीजिए। आप चाहें तो इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, वरना आप पहले y लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं 5x -4y -5z xy प्लस 9yz प्लस 3xz, और यही आपका आंसर हो गया, राइट। आइए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में अगर आप देखेंगे, सेक्शन सी में बहुत आसान है ये, इसमें कुछ नहीं है। पहले आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट्स को ओपन करके फिर y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। आइए देखते कैसे। तो अगर आप देखेंगे कि 15 को आप पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इससे, तो ये हो जाएगा 15y। ठीक है, फिर आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा -60। ठीक है, इसी तरह -2 और y -2y। ठीक, और -2 और -9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, और ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5y, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30, राइट। अब आप क्या करेंगे, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, वो एक तरफ। तो 15y की जगह 15y आ गया, राइट। और -2y, और
आप ये जो 5y है इसको भी इधर ले आएंगे तो ये 5y यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो और राइट हैंड में आपके पास था 30, ठीक है, यहाँ से -60 जाएगा तो वहाँ पर +60 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 18 उधर जाके -18 हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए -2 और -5 मिलके हो जाएंगे -7y, और 15y की जगह 15y ही आ गया, ठीक है। और 30 + 60 इज 90, 90 में से 18 गए तो ये हो जाएगा 72, राइट। अब 15y में से 7y गए तो आपका बचेगा 8y, 8y की वैल्यू आ गई 72, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 72/8 विच इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 9 आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 to make it a perfect square. Find the square root of the number so obtained. Okay. तो अब यहाँ पर क्या है, हमें वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 402 में से जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर पीछे बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, राइट। तो 402 में से ऐसा क्या माइनस करें कि जो भी नंबर पीछे बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, और यहाँ पर आप लिख देंगे 402, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे, और पेयर्स बनते पीछे से, ये एक पेयर हो गया और ये अकेला रह गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर, स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिससे स्क्वायर नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके 4 या उससे कम नंबर आसानी से आ जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर करते हैं 3 3 × 9 बड़ा हो गया इससे, तो हम करेंगे 2 × 2, 2 2s are 4, राइट। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया और ऊपर से उतर गया 0 और 2, ठीक है। इसको माइनस किया, ये 0 आ गया और ऊपर से उतर गया 0 0 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो भी नंबर यहाँ पर था इसका डबल कर देंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर 1 ढूंढा तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने 2 ढूंढा तो फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात को। अगर आपने यहाँ 3 देखा तो यहाँ पर आप 3 से 43 को 3 से करेंगे, 44 को 4 से करेंगे, 45 को 5 से करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर ढूंढना होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जो कि 2 से छोटा हो। समझ रहे बात को। तो अगर आप यहाँ पर 1 भी लेते हो ना, तो अगर आप ऐसे बोलते हो 41 × 1, राइट, तो ये भी इसका आंसर भी आएगा 41, और वो भी जो है 2 से बड़ा है। तो फिर 41 ना लेकर हम यहाँ क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 0। तो 40 को 0 से करोगे तो आप एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बिकम 0, राइट। तो इसका मतलब है 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो जब आप इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो ये तो आपका रिमाइंडर है जो माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज कि क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, आज ही 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक। अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पीछे क्या नंबर बचेगा, अगर आप 402 में से 2 माइनस कर दोगे तो पीछे बचेगा 400, और वो हमारा एक स्क्वायर नंबर है, करेक्ट। स्क्वायर नंबर है 400, और हमें पता है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा ये 20, राइट। तो तीनों सवालों के जवाब, जो तीनों चीज़ें इसने पूछी थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 17th क्वेश्चन की तरफ। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road। एक रोड रोलर है जो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेता है, मतलब उसका जो टायर है मोटा वाला वो 750 बार जो है घूमता है एक रोड को पूरा लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इन मीटर स्क्वायर।
इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। हमें बताना है कि रोड का जो एरिया है वो कितना होगा मीटर स्क्वायर में। अब देखिए रोड का एरिया और 750 रेवोल्यूशंस ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 750 रेवोल्यूशंस लगने पे ही जो है 750 रेवोल्यूशंस लगने पर ही वो कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम 750 रेवोल्यूशंस का एरिया निकाल लेंगे तो वो रोड का एरिया ही होगा। हेल्प के लिए हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है रोड रोलर का, वो है 84 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ जो है 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक यूनिट सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर में है, तो हमें इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। कहीं इस तरीके से मत कर देना कि 84 लेकर और आप इसको इस तरह से कर दो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 42। आई एम श्योर ये सबको पता होगा। अब रेडियस आ गया 42 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है जिसको हम हाइट भी मान सकते हैं, ठीक है, हम उसको एच लेकर चलेंगे, और ये एच की जो है ये है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, रेडियस आ गया और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम रोड रोलर का जो है सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है हमें पता है, क्योंकि रोड रोलर जो है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है, सिलेंडर जैसा दिखता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr h, राइट, 2πr h। ओके, तो अब 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, राइट। और रेडियस हमने निकाल लिया है, रेडियस हो गया 42 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमने निकाल ली है, हाइट हो गई है 100 सेंटीमीटर। चलिए आइए देखते हैं क्या निकलेगा। ये जो 7 है ये कैंसिल आउट कर देगा 42 को 6 टाइम्स, राइट। तो 2 × 22 × 6 × 100, जब हम इसको करेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आएगा 44। 44 × 6 इज 264, और ये हो जाएगा 264 × 100, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो गया 226,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये रोड रोलर जब एक बार रेवोल्यूशन करेगा तब है ये 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 750 रेवोल्यूशंस की, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है एक रेवोल्यूशन मीन्स 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे उसने कहा है कि आप 750 रेवोल्यूशंस का निकालो। तो 750 रेवोल्यूशंस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि ये जो है लगभग आएगा 198 और 00 एंड 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,98,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि उसने हमसे जो आंसर पूछा है वो मीटर स्क्वायर में पूछा है, राइट। ये जो हमने आंसर निकाला ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं नॉर्मली, कि वो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो आंसर होगा हम क्या करेंगे,
हम इसको 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो गलत है, क्यों? क्योंकि आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल रहे हो। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तब बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो जब आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो आप इसको फिर 100 से डिवाइड करोगे, और इस वाले को भी जब आप चेंज करोगे तो इसको भी आप 100 से डिवाइड करोगे, राइट। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 4 जीरो नीचे आएंगे, राइट। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, और 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो अब आप ये 4 जीरो जो है कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट। तो पीछे जो भी बचेगा दैट विल बी योर आंसर, एंड इट विल बी 1980 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। इसी के साथ में जो और में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 1.5 मीटर एंड 7 मीटर, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ओके, तो एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1.5 मीटर है रेडियस, और इसकी हाइट जो है वो 7 मीटर है। हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब हो गया, पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियस आ गया 1.5, हाइट आ गई 7 मीटर। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है पाई, यस, आर स्क्वायर एच, करेक्ट। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7, राइट। आर हमें पता है कितना है, आर है 1.5, ओके। एंड वी नो एच ऑल्सो, एच कितना है? एच है 7 मीटर, ओके। सो सिंपली 7 and 7 विल गेट कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो ध्यान रखिएगा कि 1.5 एक बार और आएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर मीन्स 1.5 एंड 1.5 7 एच आ गया। तो ये 7 एंड 7 गेट कैंसिल, 1.5 एंड 1.5 विल बिकम 2.25, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 22 से। तो जब आप 22 से 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49.5 मीटर क्यूब। अब आप बोलेंगे मीटर क्यूब क्यों आया? एक मीटर आया यहाँ से, दूसरा मीटर आया यहाँ से, और तीसरा मीटर आया यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 49.5 मीटर क्यूब, राइट। अब हमें जो कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में, उसके लिए क्या है, आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, राइट। मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मीटर क्यूब है? यहाँ पर है 49.5 मीटर क्यूब। तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कैपेसिटी आ जाएगी, और आप लिखेंगे कि कैपेसिटी जो है वो आ गई 49.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। और जो 1000 है, अगर आप, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, सिंप्लीफिकेशन के लिए 49.5 को आप यहाँ पर नीचे 10 लिख देना, और यहाँ से एक डेसिमल हट जाएगा, ये 10 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 495, यहाँ बचेगा 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 495 और डबल 0 लीटर्स। तो ये आपकी कैपेसिटी हो गई, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 18th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि AC और BD जो है वो दो डायगोनल्स हैं, विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ओके। तो हमें पता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स के AO और OC इक्वल होंगे, और OD और ओ भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या करनी है? हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप ओ डी और ओ बी को ले लीजिए। हमें पता है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, राइट।
तो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 5y प्लस 4, राइट। तो अब अगर ऐसा है तो वही चीज़ अप्लाई करेंगे हम कि y वाले एक तरफ और बाकी के नंबर्स एक तरफ। तो आप ये 4 को इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 4, राइट। और 2 को उधर ले जाइए, 2y को, तो 5y माइनस 2y यहाँ पर हो गया। अब ये 5y माइनस 2y तो हो गया जी 3y, राइट। एंड 13 माइनस 4 इज 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई, जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 9 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू आ गई 3, ठीक। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे AO एंड OC, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे लिखेंगे AO इज इक्वल टू OC, है ना। रीज़न हम साथ में लिख देंगे कि AO और OC इक्वल इसलिए है बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसको लिखना ना भूलें। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AO की जगह लिख देंगे x प्लस 8, और यहाँ हम लिख देंगे OC की जगह 16 माइनस एक्स, राइट। अब वही चीज़ है, ये नेगेटिव एक्स इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8। यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया। तो x प्लस एक्स हो गया 2x, और 16 में से 8 गए तो वो बचा 8। तो इस हिसाब से x की वैल्यू आ गई 8/2 विच मीन्स 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 3। डी की तरफ चलते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो पहले क्या करना है आपको, इस पूरी चीज़ को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? इन दोनों के सम में से। पहले आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो ये 18 है, ये माइनस 3p है, ये माइनस 11q है, यहाँ पर 5p/q है, यहाँ पर माइनस 2p/q² है, यहाँ पर 5p²q। आप देखो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो सिर्फ ये आप ऐसा कर सकते हो कि इस एंड की जगह आप प्लस लिख दो, बस ये हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे क्योंकि कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। 18 किसी में प्लस नहीं होगा, 3p किसी में प्लस नहीं होगा, 11q किसी में प्लस नहीं होगा। अगर यहाँ पर q होता, सिर्फ q होता तो ये 11q में होता, अगर सिर्फ p होता तो ये 3p में प्लस होता या माइनस होता। यहाँ किसी में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इन दोनों का सम एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि आप जो है जब आप इसको माइनस करोगे तो इस तरीके से माइनस करोगे, ब्रैकेट बाहर और माइनस लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 p²q, ठीक है। ये हो जाएगा +3p/q, ठीक है। और ये हो जाएगा 5p/q², 5p/q², सॉरी ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में होगा, ये प्लस में नहीं होगा। ओके, एंड ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 8p, और ये -7q हो जाएगा, और ये +10 हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो अब क्या करना है, अब आपको बस ये करना है कि जो सेम एक जैसे हैं उनको देख लेना है कि उनका क्या आंसर है। जैसे यहाँ पर 18 और +10, 18 और +10 कितना हो जाएगा? 28। तो आप लिख सकते हो कि 28 आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पर है -3p और यहाँ पर है 8p, -3 और 8 तो ये हो जाएगा+5p, है ना।
इसी तरह -11 क्यू और ये -7 क्यू, तो ये हो जाएगा जी -18 क्यू, है ना। और देखें आगे क्या है, 5 पी क्यू और 3 पी क्यू। अब देखो पी क्यू से पी क्यू प्लस कर रहा हूँ मैं, है ना, पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर से नहीं कर रहा हूँ। तो 5 पी क्यू और 3 पी क्यू हो गया अपना जी 8 पी क्यू। ठीक। आ, उसके बाद -2 पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर है -5 पी क्यू स्क्वायर। तो -5 और -2 ये हो गए हमारे जी -7 पी क्यू स्क्वायर। ओके जी। और यहाँ पर है 5 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, 5 पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ पर है -4 पी स्क्वायर क्यू। तो 5 में से 4 गए तो ये बचा पी क्यू स्क्वायर, एक ही बचा। ठीक है। अब आप जब इसको फाइनल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इसको, फिर आप लिखेंगे इसको, ठीक है, फिर आप लिखेंगे इसको, फिर आप लिखेंगे इसको, फिर आप इसको लिखेंगे और लास्ट में इसको लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1 पी स्क्वायर क्यू, है ना, जो हमने ये लिखा अभी। आ, ये पी क्यू स्क्वायर नहीं है, ये पी स्क्वायर क्यू है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू था, इसमें से पी स्क्वायर क्यू हमने माइनस किया, तो ये पी स्क्वायर क्यू है। ओके। तो पहला आ गया पी स्क्वायर क्यू -7 पी क्यू स्क्वायर, राइट। और फिर आ जाएगा 8 पी क्यू, फिर उसके बाद +5 पी, उसके बाद -18 क्यू, और लास्ट में हमारा नंबर 28। दैट्स इट। तो ये 19th का हो गया। अब हम देखते हैं इसका और पार्ट। और पार्ट बड़ा सिंपल है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले 4x जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर +5 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जी 4x, और ब्रैकेट ले लिया, इसमें आ गया 4x-1, और फिर +5 आ गया। +5 को हम लिख देंगे 4x-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 4x को 4x से करेंगे तो 4 4 16, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। और अगर आप देखोगे फिर जब ये 4x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x। वेरी गुड। फिर उसके बाद 5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20, और x तो है ही, तो x आ गया, और 5 इंटू -1 इज -5, राइट। तो अब अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पर 16x² की जगह 16x² आ जाएगा, और यहाँ अगर आप देखोगे -4 + 20, तो 20 में से 4 गए तो बचे 16x, और -5 तो हमारे पास है ही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x ब्रैकेट 4x-5 +3 फॉर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं कि आप पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक। या फिर आप डायरेक्ट x की वैल्यू इसमें पुट करके भी इसको कर सकते हैं, पर अपन ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 3x जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 3x मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ, तो जब ये 3 इंटू 4 12, और x के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x², राइट। एंड 3x जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 5 15, 15x हो गया, और हमारे पास बचा एंड में ये 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x डाल देंगे यहाँ पे, तो 12 की जगह 12, और x की जगह हमने डाल दिया 3, और
x की जगह 3 डालने के बाद हम इसका स्क्वायर लगा देंगे -15, और x की जगह हम 3 लिख देंगे, और फिर हमारा ये 3 तो है ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जार 9, तो 12 इंटू 9 माइनस 15 3 जार 45 हो गया, और प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो 12 9 जार 108 माइनस 45 प्लस 3। ठीक है जी, तो -45 प्लस 3, तो ये इन दोनों का आंसर हो गया -42। और किस में से हम माइनस करें, 108 में से 42 माइनस कर रहे हैं। तो जब हम 108 में से 42 माइनस करेंगे, 66 इज योर आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, और ध्यान रखना है कि t जो है वो जीरो वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये जो जितनी भी पावर्स नेगेटिव में है ना, पहले इनको पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव कैसे होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और पावर सारी जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं जी, इसको हम लिख सकते हैं 25 की जगह 25 ही रहेगा, और ये जो माइनस में है पावर, ये प्लस में पावर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, और 10 नीचे ही रह जाएगा, ये t की पावर 4 नीचे आ जाएगा, और ये t की पावर -8 ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमने सारी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब जो है सभी की पावर जो है पॉजिटिव हो गई, 25 पॉजिटिव में है, 5 की पावर 3 ये पॉजिटिव हो गया, टी की पावर 8 पॉजिटिव हो गया, टी की पावर 4 पॉजिटिव हो गया। अब हम बड़े आसानी से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो 25 की जगह तो 25 ही रहेगा, है ना, और 5 की पावर 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 5 है, और अगर एक 5 जो है इसको कैंसिल आउट कर सकता है, 5 1 ज़ा 5, है ना, और 5 2 ज़ार 10। तो यहाँ पर जो 5 3 थे, अब बचे 5 की पावर 2, क्योंकि एक 5 ने हमारे 10 को रिड्यूस कर दिया। और यहाँ पर t की पावर 4 है, यानी कि 4 t है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 t है, तो ये 4 और इसमें से 4 कट जाएंगे, तो पीछे बचेंगे 4, है ना। तो 2 नहीं बचेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये t की पावर 4 है, ये t की पावर 8 है, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ t 4 है, t इंटू टी इंटू टी इंटू टी, ऐसे 4, और ऊपर जो है 8 टीज है, तो 4 t और 4 t कट गए, तो ऊपर 4 t अभी भी बचे हुए हैं, तो t की पावर 4 बचा है। तो यहाँ पर बचा है t की पावर 4, राइट, एंड नीचे हमारा बचा है अब सिर्फ 2, क्योंकि ये क्रॉस आउट हो चुका है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 इंटू 25 हो जाता है आपका 625, अपॉन में आ गया 2, और साथ में हमें बचा है t की पावर 4। दैट्स इट, इतना। अगर हम 21st क्वेश्चन को देखें, तो 21st क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। इसमें कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, और फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, बाकी की चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे, यहाँ पर है 5y² माइनस 20y, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल सकता है, एक तो 5 निकल सकता है कॉमन, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, और 5 4 20 यहाँ पर भी है, तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर y² है, और यहाँ y है, तो दोनों में से y कॉमन निकल जाएगा, तो हमने y भी कॉमन निकाल लिया। तो जब यहाँ से 5 निकल गया और एक y निकल गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ y, तो हमने लिख दिया यहाँ पर y, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, और 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर बचा 4, और y बाहर निकल चुका है, तो बस यही बचा एज इट इज़। फिर यहाँ पर हमने
जो है अब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 8 और 2, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा कॉमन, और यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो z भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अम, तो अगर z और 2 यहाँ से बाहर निकल गया, 2 4 ज़ार 8 और z, तो यहाँ पर बचेगा 4, है ना, यहाँ बचेगा 4। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ 4 निकाल लूँगा तो ये -4 और -4 जो है अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस बाहर निकालने के बजाय प्लस बाहर निकालेंगे। मतलब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, +2 बाहर निकाल रहे हैं। तो +2 बाहर निकालेंगे तो +2z जब बाहर निकालेंगे तो +2 निकल जाएगा और z निकल जाएगा और यहाँ बचेगा y। ठीक है, तो प्लस का y बचेगा, और यहाँ से जब हम +2z निकालेंगे तो माइनस का 4 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, ऐसे। ठीक है, अब आप इसको वापस अरेंज कर लिए, आप इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y ब्रैकेट y-4 +2z, और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं y-4। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्या, ताकि ये जो दो ब्रैकेट है ये सेम हो जाए। अब हम यहाँ से y-4 को कॉमन निकाल लेंगे, तो जब इसमें से y-4 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ 5y, करेक्ट। और जब हम यहाँ से निकालेंगे y-4 तो यहाँ पर बचेगा +2z, और यही आपका आंसर है। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, p² + 10p + 21, p² + 10p + 21। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 21 ही आएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको सबसे आसान करने तरीका जो है वो यही है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। कैसे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो 1 × 21 = 21। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 के टेबल में, हाँ, 3 7 ज़ार 21, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, तो 7 3 ज़ा, तो इसका मतलब है वापस 7 3 ज़ा ही आ गया, तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है ना, जो स्प्लिट करोगे आप मिडल टर्म को, वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा, या तो ये या ये। अब हमें बनाना है यहाँ पर 10p, तो जब हम इसको 10p बनाएंगे तो 10p बनाने के लिए हमें 3 और 7 को या तो प्लस करना पड़ेगा या ही हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अब 7 और 3 को माइनस करके जो है आपका 10 नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, p² को p² लिख दिया हमने, और 10p की जगह अब हम लिखेंगे 3 और 7 को ब्रेक कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3p + 7p। तो अब इससे क्या हुआ, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे 7 + 3 तो ये 10p बन जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 ज़ा 21 बन जाएगा। ठीक है, और आगे जब इसको लिखेंगे तो ये 21 की जगह 21 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा p, तो आपने p कॉमन निकाल लिया, और आपका पीछे बचा यहाँ पर p, और यहाँ पर बचा 3, तो p + 3, और यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा, सिर्फ 7 कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर p मौजूद नहीं है, तो 7 कॉमन निकाला, और ये हो गया p + 3। ये देखिए, अब p + 3 दोनों में मौजूद है, p + 3 को बाहर निकाल लीजिए, तो जब आपने p + 3 को बाहर निकाला तो आपके पास क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा p, और यहाँ आपके पास बचा +7, तो आ गया p + 7, और यही आपका सोल्यूशन हो गया।
बढ़ते हैं आपके सेक्शन ई की तरफ। 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? सुरेश इज द ओनर ऑफ अ गोडाउन विच मेजर्स 20 मीटर बाई 24 मीटर बाई 10 मीटर। ये उसकी डायमेंशन है किसकी? गोडाउन की। He wants to store packets of biscuits in the godown. Dimension of each packet of biscuit is 10 centimeter into 15 centimeter into 10 centimeter. ये बिस्किट के बिस्किट के पैकेट की डायमेंशंस है, ठीक है। He wants to put the पैकेट्स ऑफ बिस्किट इन सम क्यूबिकल स्टोरेज। वो कुछ क्यूब के शेप में कुछ बॉक्सेस है जिनमें वो डालना चाहता है इन पैकेट्स को बिस्किट के। और उसका एक जो बॉक्स है, जो बड़ा बॉक्स है, उसका एज है 2 मीटर। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पहला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ cubicle storage boxes that can be fitted in the godown। यानी कि गोडाउन में कितने ये बॉक्सेस आ सकते हैं। इस तरह से बॉक्सेस जो हैं, इस तरह के बॉक्सेस जो आ सकते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं तो आपको गोडाउन का जो पूरे का है वॉल्यूम, उस गोडाउन के वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक बॉक्स के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? गोडाउन के गोडाउन की डायमेंशंस कितनी है? गोडाउन की डायमेंशंस हैं 20 मीटर बाय 24 मीटर बाय 10 मीटर, राइट। इसको आप डिवाइड कर दीजिए बॉक्सेस के डायमेंशन के साथ, 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 2 मीटर। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? ये 2 कैंसिल आउट करेगा इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक। और ये 2 कैंसिल आउट करेगा इसको, तो यहाँ पर पहले आएगा 12। और दोबारा जब कैंसिल आउट करेगा, मैं इसी को कैंसिल आउट करूंगा, अभी बताता हूँ क्यों। 6। अब जो है मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। 6 को 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ जाएगा? 6 10 10 और 10 100 और 6 600। तो इसका मतलब है कि 600 क्यूबिकल बॉक्सेस लगेंगे आपके इस पूरे गोडाउन में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम कि नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। सुरेश वांट्स टू कवर ईच क्यूबिकल बॉक्स विद पॉलीथीन शीट। जो एक एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका अभी हमने निकाला था कि कितने बॉक्सेस आएंगे, हमने देखा था कि 600 बॉक्सेस आएंगे, राइट। ये हमने देखा था पूरे गोडाउन में। अगर हर एक जो बॉक्स है उसके ऊपर वो पॉलीथीन कवर उसको ढकना चाहता है पॉलीथीन से, शीट से, तो उसको कितनी पॉलीथीन शीट लगेगी ये हमें उसको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका एक का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। हमें पता है क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में है, तो क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a², क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का जो एरिया होगा वो होगा a², साइड इंटू साइड, ठीक है। तो एक क्यूब का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो निकलेगा 6 इंटू साइड है उसकी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 मीटर स्क्वायर ये एक का है। हमें कितने का निकालना है? हमें निकालना है 600 का। तो हम क्या करेंगे, हम अगर पूरी शीट का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे कि 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 के साथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 14,400 मीटर स्क्वायर। उसको शीट की ज़रूरत पड़ेगी। आइए इसका बी पार्ट देखते हैं। एक्चुअली इट इज सी पार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है। तो इसका अगला कह रहा है इफ अ स्क्वायर शेप पॉलिथीन शीट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो अवेलेबल है वो है 4 मीटर स्क्वायर की शीट।
तो हमें बताना है कितनी शीट्स उसमें लगेगी। तो अभी हमने निकाला था कि टोटल एरिया जो था वो था 14,400 मीटर स्क्वायर, राइट, ये हमने निकाला था। और एक शीट जो है वो 4 मीटर स्क्वायर की है, तो कितनी शीट्स लगेगी, हम इसको 4 से डिवाइड। तो जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 और 4 6 24 और 2 0। तो इसका मतलब है कि आपको 3600 शीट्स जो है सुरेश को लानी पड़ेगी, और यही आपका आंसर है। 23rd question. The campus and the welfare committee of a school is planning to develop a red shade for painting the entire school building. पूरी स्कूल बिल्डिंग को पेंट करने के लिए वो चुन रहे हैं कि रेड कलर का कौन सा शेड हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर दिस पर्पज वेरियस शेड्स ऑफ पेंट आर ट्राइड बाय मिक्सिंग कंटेनर। ये कुछ कंटेनर्स हैं, ठीक है। इसमें ये जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है ये रेड कलर है, ठीक है, ये वाले रेड कलर हैं, और ये वाले वाइट कलर है, और ये जितनी भी कैंस आपको दिख रही है सारी 1 1 लीटर्स की कैन है, ठीक है। जैसे मिक्सचर ए में कितनी है, 3 रेड कैंस के हैं 1 1 लीटर की, और 4 वाइट कैंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लाइटेस्ट शेड ऑफ रेड। अगर इन सभी को देखा जाए तो सबसे कम जो सबसे लाइट रेड है वो कौन सा दिखेगा, मिक्सचर ए, मिक्सचर बी, मिक्सचर सी या मिक्सचर डी। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ तो वैसे भी 3 3 बॉटल है, तो या तो मिक्सचर सी होगा या मिक्सचर डी होगा। मिक्सचर सी में वाइट की 4 बॉटल्स हैं, लेकिन मिक्सचर डी में वाइट की 5 बॉटल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो शेड है ये लाइटेस्ट होगा, सबसे हल्का रेड जो है यहीं पर होगा। इफ़ 2 लीटर ऑफ रेड पेंट रिक्वायर्स 5 लीटर। अगर 2 लीटर रेड पेंट है और उसके लिए हम 5 लीटर वाइट पेंट ले रहे हैं, तो 15 लीटर वाइट पेंट के लिए हम कितना जो है रेड पेंट यूज़ करेंगे। तो आप देखो 5 से 15 हो गया, तो कैसे हुआ ये, 5 3 15, राइट। तो ये भी 3 टाइम्स होगा, जब ये 3 टाइम्स होगा तो इसको भी 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 3 6। तो अगर 15 लीटर आपका वाइट पेंट है तो उसके लिए आपको 6 लीटर जो है रेड पेंट लेना पड़ेगा, ठीक। इफ़ द स्कूल कमिटी हायर्स 20 वर्कर्स टू पेंट द बिल्डिंग। उन्होंने क्या किया, 20 वर्कर्स को हायर किया, और ये 20 वर्कर मिलकर जो है 17 दिन में ये काम पूरा करते हैं। लेकिन बट नाउ द कमिटी वांट्स टू कंप्लीट द स्कूल पेंट एज सुन एज पॉसिबल, सो हाउ मेनी वर्कर्स शुड बी इंगेज टू पेंट द सेम बिल्डिंग इन 10 days। अब क्या है कि पहले वो जो है 20 वर्कर्स को इंगेज करती हैं, और ये 20 वर्कर्स जो है 17 दिन में ये काम पूरा करने वाले थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 17 डेज का वर्क जो है उसको कंप्लीट करने के लिए 20 वर्कर्स की ज़रूरत है। अगर यही काम मैं एक दिन में पूरा करूं तो, अगर एक दिन में पूरा करना होगा तो हमें 20 × 17 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 × 17 जो है इतने सारे लोग एक दिन में काम करेंगे। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि 10 डेज में कितना करेंगे। तो 10 डेज के लिए हम क्या करेंगे कि आपका 20 × 17 इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, राइट। तो जब आप इसको ऐसा करोगे तो 10 1 10, 10 2 20, इसका मतलब है 17 2 34 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको वो काम 10 दिन में कंप्लीट करवाना है तो। इसी का सी पार्ट है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 500 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्कूल बिल्डिंग इज 2 लाख रुपीज़, देन हाउ मच एरिया इज कवर्ड इन 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपीज़ में जो है कितना हो रहा है, 2 लाख रुपीज़ में 500 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर 1 रुपये में करवाऊँ तो मैं 1 रुपये में कितना होगा, 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 लाख, राइट, इतना हो जाएगा। लेकिन मुझे कितने का करवाना है, मुझे करवाना है 40,000। तो 40,000 का कितना हो जाएगा जी, 40,000 का हो जाएगा कि 500 डिवाइडेड बाय
2 लाख और मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 30 और 30 कैंसिल आउट, ये 20 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 20 हो गया। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है 100 मीटर स्क्वायर जो है 40,000 में पेंट हो सकता है। फाइनली वी आर देयर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है सैमुअल वॉज गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू अहमदाबाद बाई फ्लाइट विद हिज पेरेंट्स। सैमुअल अपने पेरेंट्स के साथ चेन्नई से अहमदाबाद फ्लाइट में जा रहा है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एज ही वॉज ट्रेवलिंग फर्स्ट टाइम बाई द फ्लाइट। He wants to measure the height of the plane from the ground. His father has an electronic gadget to measure height. The following graph shows the height of the plane with respect to time. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो एक्सिस है, एक एक्सिस है एक्स एक्सिस है जिसमें आपको टाइम दिया हुआ है और एक यहाँ पर मीटर दिए हुए हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्लेन इज। मैक्सिमम हाइट जो प्लेन ने अटेन कर रखी है, मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पर है वो है ये। ठीक है, तो ये कितने पर है, ये है 1000 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। सेकेंड इज द स्पीड ऑफ एयरप्लेन वाइल राइजिंग इज। जब वो प्लेन उड़ रहा है उस वक्त उसकी स्पीड क्या है। अब स्पीड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो कवर किया है वो किया है उसने कितना 1000 मीटर, और जो टाइम उसने लिया है वो टाइम उसने लिया है ये 10 मिनट्स, राइट। तो जब आप इसको करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर है क्या 100 मीटर पर मिनट, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड है हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन इन लेवल फ्लाइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में कितनी देर जो है फ्लाइट रही। तो हॉरिजॉन्टल में रहने के लिए आप यहाँ पे देखिए, एक तो ये है, ये हॉरिजॉन्टल था तो ये कहाँ से कहाँ तक है 10 मिनट से लेके और 50 मिनट तक, तो 40 मिनट्स तो यहाँ पर हो गया। ओके, और फिर है यहाँ पे 70 से लेके और 100 के बीच में, तो 30 मिनट्स ये हो गया। तो 40 और 30 दोनों मिलाकर हो गया 70 मिनट्स। तो देखते हैं क्या यहाँ पर 70 मिनट्स है। तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन 70 मिनट। टोटल टाइम फॉर द होल फ्लाइट के लिए कितना टाइम लगा, तो पूरा टाइम कितना लगेगा, ये होल फ्लाइट का टाइम है, तो ये कितने मिनट हो गए 130 मिनट। डिक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग 50 to 70 मिनट्स। 50 से 70 मिनट्स के बीच में हाइट कितना डिक्रीज हुई है, तो 50 से 70 मिनट्स अगर आप देखोगे तो ये रहा 50 से 70 मिनट्स के बीच में, यानी कि ये हाइट कितनी डिक्रीज हुई है ये हमें बताना है। तो ये तो 1000 मीटर है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है कितना है, ये है 450। तो जब आप देखोगे कितना डिफरेंस आया, इसका डिफरेंस आया 550 मीटर, इतना डिफरेंस आ गया। तो देखते 550 मीटर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर है 550 मीटर, तो यही करेक्ट आंसर है। आफ्टर 110 मिनट्स हाइट ऑफ द प्लेन इज। 110 मिनट्स पर प्लेन की हाइट क्या थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो 110 मिनट्स पे ये रहा 100, ये रहा 110। 110 मिनट्स पे क्या हाइट है, तो 110 मिनट्स पे जो हाइट है वो है 250 की। ठीक, तो अब हम देखते हैं वहाँ पे 250 है क्या। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 250 यहाँ पर नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आप सबको बेस्ट विशेस कि आप सब जितने भी चाहते हैं उससे 5% ज़्यादा मार्क्स आपके आए। ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू।